नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो भारत में दिखाई भी देगा और 122 साल के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग के साथ यहां पर हो रहा है। खास बात यह कि आज से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो चुकी है और आज ही पूर्ण चंद्र ग्रहण है। कुछ ही देर बाद साल का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण रात 9:35 से शुरू होगा और देर रात 1:27 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 3 घंटे 28 मिनट की होगी। यह चंद्र ग्रहण न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। शुरू हुआ पितरों का तर्पण, कुछ देर में पूर्ण चंद्र ग्रहण। 122 साल बाद दुर्लभ संयोग, फुल ब्लड मून का योग। आकाश में दिखेगा अद्भुत नजारा, टकटकी लगाए है जहान सारा। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी दिन साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता है, क्योंकि पूरे 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज पूरी दुनिया लाल रोशनी में नहाए चांद का दीदार करेगी। ये चंद्र ग्रहण तमाम देशों के साथ भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा। भारतीय समय के मुताबिक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात 9:35 से शुरू होगा और देर रात 1:27 पर समाप्त होगा। तो वहीं रात 11:42 पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट तक होगी। ये चंद्र ग्रहण इसलिए बेहद खास है क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत में ही ये दुर्लभ संयोग बना है। सनातन धर्म में साल में एक बार आने वाले पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और दान पुण्य करने की परंपरा है। इसी वजह से साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का महत्व कई गुना बढ़ गया है। आपको बता दें कि ये दुर्लभ संयोग पूरे 122 साल बाद बन रहा है, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण से ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। खास बात ये भी है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई है, तो पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से होगा। इस प्रकार के योग कभी कभी आते हैं। वस्तुतः ये काफ़ी वर्षों बाद इस तरह का योग आ रहा है कि पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण उस काल में आ रहे हैं। तो ये योग कभी कभी आते हैं। शास्त्रों में इसके अनेक प्रकार के फल बतलाए गए हैं और जिन जिन राशियों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, उन राशियों के अनुसार इनके दोष और इनके फलों का निरूपण होता है। शास्त्रों में धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, 2 प्रकार के ग्रहण हमारे ग्रह गोचर पे दिखाई देते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में एक उल्लेख है कि चंद्र ग्रहण का जो असौच होता है, वो जिसे सूतक कहते हैं, वो 9 घंटे पूर्व लगता है। जो सूर्य ग्रहण का असौच होता है वो 12 घंटे पूर्व लगता है। शास्त्रों में बतलाया गया है, शशि दिवाकयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय संयोग है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसका असर ये होता है कि तीनों ग्रहों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। खगोलीय, धार्मिक और ज्योतिषीय तीनों दृष्टि से चंद्र ग्रहण अहम माना जाता है। ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं और इसके भयानक परिणामों की आशंका जताते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा, जिनमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा दूधिया रंग का न होकर लाल रंग का दिखाई देगा, यानी ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आज रात 11 बजे से लेकर 12:22 तक देखने को मिलेगा। कई बार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से लाल रंग में दिखाई देता है और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेवी सिंह ज्योतिषी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगी। आचार्य विक्रमादित्य, स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज में, क्योंकि धर्म को लेकर आपका ज्ञान
हमारे दर्शकों से और मुझसे भी कहीं बेहतर है, तो वो चीज़ें आपके ज़रिए जाएं तो कहीं ज़्यादा ही स्पष्टता देंगी। चंद्र ग्रहण अभी कुछ देर में होने वाला है, क्या खास है, क्या ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर और क्या मान्यताएं हैं, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, एक आकाश में घटने वाली घटना है, जैसा ज्योतिष विद्या के अनुसार जाना जाता है, और उसका प्रभाव हर जगह पड़ता है। और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से उसका सूक्ष्म प्रभाव व्यक्ति विशेष पर क्या होने वाला है उसको अच्छे से समझा गया, जाना गया, और वर्षों के शोध के बाद, सदियों के शोध के बाद उसको प्रमाणित भी किया गया भारतीय संस्कृति ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत। और ये खगोलीय घटना के साथ साथ जो एक रेड मून की बात की जाती है, अगर वेस्टर्न साइंस में जाके देखें तो डराया गया है, लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से इसको कहा गया ताम्रवर्ण। ताम्रवर्ण, अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में जाके देखेंगे तो तमाम जो नॉवेल्स हैं और वहां के जो राइटर्स हैं वो इसको पता नहीं किस किस तरह से कहां पता नहीं कौन कौन सी कहानी बना देते हैं, चुड़ैल, भूत, पिशाच, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन भारत के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन इन सब चीजों से खुद ही ग्रसित होते हैं। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वहां के उनकी नॉवेल्स पढ़ लीजिए, उनकी नॉवेल्स पढ़ेंगे जाके आपको ये सब चीज समझ में आ जाएंगी। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से उसको साफ साफ समझाया गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो एनवायरमेंट है, उस किसी पंचांग को उठा के पढ़िए, वो साफ साफ यही कहेगा कि उस वातावरण के प्रभाव के कारण से वो जो नीला वर्ण है वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके कारण से ताम्र वर्ण, ज्योतिष में एक चैप्टर है पूरा, ताम्र वर्ण जो चंद्रमा का होता है वो किस कारण से, और इसको साफ साफ समझाया गया है। हम कहीं भी कोई भी बात इस प्रकार से नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से तथाकथित तौर पे हमको गालियां देनी है, बस वो अपने आप से उसको अनसाइंटिफिक दिखाने के लिए अनेक उपमाएं देकर कर दिया जाता है। भारतीय संस्कृति पूर्ण वैज्ञानिक है, और जो भी बात कही जा रही है उसको अनुभव के अनुसार से हमारे ज्योतिषविदों ने जिस प्रकार से लिखा है उसको बताया गया है। खगोलीय घटना, आप सोचे कि काल गणना, पंचांग जो है, अब सबसे बड़ी आवश्यकता तो आज कैलकुलेशन पे आ जाए। हम अपनी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से 1000 साल बाद भी जितने ग्रहण होने हैं उन ग्रहण की गणनाओं को बता सकते हैं। वैज्ञानिक शोध कंप्यूटर के द्वारा जो आज होती है, चाहे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो भी आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले नहीं कर पाते। भारतीय काल गणना अनादिकाल से चलती आई है और उसका प्रमाण है। मैं एक सबसे बड़ा कैलेंडर के ऊपर, आज इस विषय को हमें समझना चाहिए कि भारतीय जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, ठीक है ना, इस प्रकार से 12 महीने बताए गए हैं। लेकिन मैं अगर जॉर्जियन कैलेंडर उठाऊं, अगस्टस के बाद अगस्त मंथ ऐड हुआ, जूलियट के बाद जुलाई ऐड हुआ, उससे पहले कालांतर में 1000 साल पहले के पैर पे 10 महीने होते थे। लेकिन आप सोचे कि हमारी काल गणना, भारतीय संस्कृति की काल गणना, महाराज विक्रमादित्य से जो आज का जो संवत चल रहा है वो महाराज विक्रमादित्य का संवत है, विक्रमी संवत बोला, जिसको विक्रम संवत बोला जाता है, और वो चैत्र से आरंभ होता है। और काल गणना के अनुसार से आज 2000 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 12 महीने चलते आए हैं, उसके अनुसार से बताया गया है। उससे पहले युधिष्ठिर संवत चलता था, युधिष्ठिर संवत जिस दिन निस्तेज हुआ उस दिन से महाराज विक्रमादित्य का संवत आरंभ हुआ। तो आप हमको आज मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व को यह बताने की आवश्यकता है कि भारतीय गणना को, गणित को अंडरमाइन न करे। उसने बहुत पुराने जीवन में, जिस प्रकार से पुराने आज बहुत सारे फिलॉसफी कही जाती है ना कि जीरो हमने दिया, अरे प्रत्यक्ष है भाई, विज्ञान को हमने सिखाया है। हम कालांतर में 1000 वर्ष में हमारी चीजों को दबाने का प्रयास किया गया, और आजादी के बाद तो इन सब कुछ चीजों को समझ में लाना चाहिए था, जिससे हमारा एक भारत का शौर्य बनता। ज्योतिष गणनाओं को आज तथाकथित तौर पर डाइल्यूट करके उपस्थित किया जाता है, मतलब हाइपोथेटिकली पता नहीं कहां किस बात, लेकिन मैं समझ गया कोई नहीं है पूरे विश्व में। हम अपनी भारतीय संस्कृति में जिन चीजों में बहुत पारंगत प्रवीण थे, उन्हीं चीजों को, क्योंकि समाज था वो दूसरा, उसे खुद को बेहतर दिखाना था, उसने सबसे पहले हमारे अंदर ही वो भावना भरी कि ये चीजें उतनी वैज्ञानिक नहीं है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस ग्रहण को धर्म किस तरीके से देखता है, साइंस जिस तरीके से देखता है, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे तो सूतक काल शुरू है। देखिए, आप समझिए, सबसे पहले यहां समझ लें कि हमारे यहाँ क्या चीजें हैं। हमारे यहाँ ग्रहण को एक पर्व काल माना गया है, एक पर्व है। अगर आप पंचांग उठा के देखेंगे तो ग्रहण का जितना भी समय होता है, जब से ग्रहण आरंभ होता है और जब ग्रहण खत्म होता है, उसको पर्व काल पंचांग में लिखा जाता है। और उस पर्व काल के दौरान
हम अपने कर्मों को जो हमारे कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताया गया उसको कहा गया। शास्त्र कहता है ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, ग्रहणांते दानम। ये शास्त्र में 3 चीज प्रमाणित की गई हैं कि ग्रहण काल में स्नान करना चाहिए। और एक बात समझे, जो आज सूतक के चक्कर में लोगों को बहुत सारा कहा जाता है कि भैया खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पंचांग को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा जाता है कि जो अबाल हैं, बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं या जो बीमार हैं, वो इस नियम में नहीं आते। आज सो कॉल्ड डाइल्यूट करके क्या किया जाता है, इन्फेक्शन दिमाग में डाल दिया गया, एक वर्ड इन्फेक्शन फैला हुआ है और उसको इस प्रकार से नहीं खाना, खाना खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पर्व काल जो है साधना काल है। साधना करने से पहले व्यक्ति को अपने आप को तैयार करना है। जो बिल्कुल साधना करना चाहते हैं उनके लिए नियम है और किसी के लिए नियम नहीं है ये। अगर इन्फेक्शन फैला होता तो सबसे पहले इन्फेक्शन, जो बच्चा बीमार है, जो लोग आदमी बीमार है, उनके लिए ये नियम होता। लेकिन पंचांग कर्ता साफ साफ लिखते हैं कि इस नियम से जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो आउट हैं, उनके लिए नियम नहीं है। आप यदि साधना करना चाहते हैं तो भूखे पेट साधना होगी, भूखे पेट साधना होगी। व्रत खाना, पेट भर के खाना खाओगे, उसके बाद नींद आके सोओगे, साधना नहीं कर पाओगे। पर्व काल है, जो आप कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। तो ग्रहण कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसा काल ही नहीं है। जो बात ऐसी बताई गई वो इसको देखते हुए कही गई कि भाई ग्रहण को देखना नहीं है। आप समझे कि लोग ग्रहण को देखते थे, सूर्य ग्रहण को अंधे हो जाते थे। भाई अगर साइंटिफिकली पैरामीटर्स पे हर चीज को समझाने का प्रयास करते हैं हमारे ऋषिगण, तो वो कहते हैं ये तो सब मैं तो देखूंगा। जो देख रहे थे उन्होंने एक इस प्रकार से शुगर कोटेड ढंग से इन व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये काल जो है हमारे पर्व काल के तौर पर है, 100 गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है माइंड को, ब्रेन को। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको उस समय में ये संधि काल माने गए शास्त्र के दृष्टिकोण से, और संधि काल पुण्य काल माने जाते हैं। इन संधि कालों में यदि आप प्रार्थना करेंगे तो मन ज्यादा एकाग्र होगा, विश्वास ज्यादा जागेगा, और वो आपका जो बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है उसके द्वारा जो एक्सक्रीशंस होंगे उस विश्वास के माध्यम से, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पर आपको बहुत बढ़िया से एनहांस कर देंगे। करना क्या चाहिए आचार्य विक्रमादित्य, करना क्या चाहिए? क्योंकि ये सबसे लंबा काल है, रात में करीब 1:30 बजे तक जाकर पारण होगा, वो कंप्लीट होगा। एक बड़ा काल है, इसमें क्या करना चाहिए धर्म को मानने वाले लोगों को, जो सनातन को मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बढ़िया काल प्रश्न आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, परमात्मा का स्मरण, भगवत भजन, जितना सात्विकता के साथ कर सकते हो वो करने का प्रयास करो। जो जो आपको मंत्र याद है उनका स्तवन कर लो, ध्यान कर लो, आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, जो भी मंत्र आपको याद है उनका स्तवन आप कर लें। जितना बढ़िया करेंगे उसका उतना लाभ प्राप्त होगा। दान के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करें। हमारे स्नान की व्यवस्था बताई गई कि ग्रहण के आरंभ में स्नान करना चाहिए। वो स्नान क्यों कहा गया कि स्नान करने से क्या होता है? भारतीय संस्कृति में हर जगह स्नान का महत्व है। आप ऊपर बद्रीनाथ भी जाओगे, केदारनाथ भी जाओगे तो वहां भी स्नान के लिए कुंभ बना दी गए, ठंड में भी स्नान के लिए कुंभ बना दिए गए। आप अमरनाथ जी जाओगे तो वहां भी स्नान करने के बाद मंदिर में, कारण है स्नान से पवित्रता आती है, पवित्रता आती से मन एकाग्र होता है, आलस दूर भाग जाता है, स्वच्छता आती है। जितना जो नहाया नहीं हुआ शनि चढ़ा है, वो माना जाता है कि शनि चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। स्नान करेगा पवित्र हो जाएगा। विदेशों में तो परफ्यूम निकाल दिए गए, परफ्यूम निकाल के लगाने की व्यवस्था बना दी गई, यानी नहाने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। परफ्यूम हमारे यहाँ भी, इत्र हमारे यहाँ भी रहे, हमारे यहाँ भी गंधोदक रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था इसलिए कर दी गई स्नान करके पवित्र होगा भाई, शनि उतर जाएगा, तेरा मैल उतर जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा। आप थके हारे घर पे आए और उसके बाद एक बार स्नान कर लीजिए, आधा रिलैक्सेशन आपको बिना किसी दवाई के हो जाएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं। विक्रमादित्य जी, मेरे साथ सैवी सिंह भी इस वक्त ज्योतिषी के रूप में मेरे साथ जुड़ गई। लंबा ज्ञान है आप दोनों का, आप दोनों से सुनते हैं। अभी सैवी सिंह जी जुड़ी हैं। सैवी सिंह जी, इस समय को किस तरीके से देखें? और एक और चीज़ है जिस पर आचार्य विक्रमादित्य, इसी सवाल में आपसे भी बाद में जवाब लूँगा, ये पहला पितृपक्ष बड़े सालों बाद, लोगों का यही कहना है और मुझे भी जितना मैं जानता हूं, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है। हालांकि जो सूर्य ग्रहण इसके खत्म होने पर आएगा भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन माना तो यही जाएगा कि सूर्य ग्रहण इसके अंत में और शुरुआत में चंद्र ग्रहण, दोनों ही चीजें बताइए सैवी सिंह जी, आज रात में क्या, किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या असर पड़ रहा है लोगों पर? बिल्कुल, सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार।
मैं आदरणीय आचार्य जी को भी अभी सुन रही थी और बहुत ही सुंदर तरीके से वो सभी चीजों का वर्णन कर रहे थे जो शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो पितृपक्ष है और कई वर्षों बाद, कई सालों बाद ऐसी खगोलीय स्थितियां हो रही हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें पितृपक्ष की शुरुआत जो है वो चंद्र ग्रहण से हो रही है और समाप्ति जो है वो सूर्य ग्रहण से हो रही है। और जैसे कि आपने बोला कि लोग कहते हैं कि ये ग्रहण जो है वो विजिबल नहीं है, जो सूर्य ग्रहण है वो विजिबल नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि सूर्य हमारे आत्मा का कारक और चंद्रमा जो है वो मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। और ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो हमारी नेकेड आई से, यानी कि हमें हमेशा विजिबल होते हैं। अब ये दोनों ग्रहण जब भी पीड़ा अवस्था में आते हैं तो आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना रह रहे हो और ये वहां पे विजिबल हो, ये दृश्य हो या ना हो, उसके बावजूद भी इसका जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर, आपके शरीर पर, और सिर्फ ह्यूमन लाइफ पर ही नहीं बल्कि एनिमल किंगडम पे भी, प्लांट्स पे भी, यानी कि हर वो चीज, हर वो जीव जो जीवित है उस पर इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा अधिक रूप से देखने को मिलता है। इसी कारण से ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और क्योंकि ये सिर्फ एक ही पखवाड़े में यानी कि 15 दिन के अंतर्गत ये दोनों ग्रहण की स्थितियां जो है वो बन रही हैं, तो इसी वजह से भी ये ग्रहण जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये भी है, आप देखेंगे इस समय के दौरान ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उतने छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा, 5 साल का बच्चा, या फिर बड़े बुजुर्ग भी क्यों ना हो, काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारी देश दुनिया में ऐसी आपदाओं की और त्रासदियों की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक संकेत होता है वो भी हमें प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं सृष्टि से, कहीं ना कहीं हमें जो हमारा ब्रह्मांड है वो हमें बार बार ये संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती, कोई भूल चूक जो है वो हो रही है। तो चंद्र ग्रहण का ये जो समय है सिर्फ एक ऐसा समय नहीं है जहां पे आपको सिर्फ डरना है या सिर्फ डर की वजह से आपको घर में रहना है, या अगर हम आपको बता रहे हैं कि जाप आपको करना है तो डर के आपको कोई भी कर्म करना है, नहीं। ये समय आपके लिए रिजुविनेशन का समय है। ये समय आपसे पूर्व में किए गए जो भी कर्म है, जो आपसे गलत हो गए हैं, कोई गलतियां आपसे हो गई हैं, तो उसके लिए एक प्रायश्चित करने का भी ये समय है। तो ऐसे में जितना मानसिक जाप आप करते हैं, जितना अपने आसपास आप स्वच्छता रखते हैं, और सिर्फ आप शारीरिक रूप से ही स्वच्छता नहीं, मानसिक रूप से भी स्वच्छता जब आप लेकर आते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है ये आपके जीवन में कुछ जितना नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल सकता है, शायद उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी दिखेगी। आपकी राशि चाहे जो भी हो, आप किसी भी स्थान पे क्यों ना रहते हो, इसका जो प्रभाव है, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसीलिए दान पुण्य के कर्म करना, आज के दिन आपको कच्चे चावलों का जो दान है वो जरूर करना चाहिए। शनि की राशियों से अगर आप प्रभावित होते हैं, मकर राशि या फिर कुंभ राशि आपकी राशि बनती है, क्योंकि कुंभ राशि में ही ये ग्रहण जो है वो लग रहा है सबसे पहले, तो ऐसे में कच्चे चावलों के साथ काली उड़द की दाल का दान आपको करना चाहिए। इसी साथ में आपको इस समय के दौरान जो है आपको कुछ मानसिक जाप जो है वो करना चाहिए। देखिए, शिव जी भोलेनाथ जो है उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है और साथ में उनके कंठ में वासुकी जी का वास है। अब देखिए, जो आप देखेंगे कि राहु की जो आकृति है या जो उसका प्रदर्शन आइकोनोग्राफी दिखाई जाती है वो सर्प ही है। तो ऐसे में भोलेनाथ की जब आप पूजा अर्चना करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं, तो उससे भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो नकारात्मक स्थितियां होती हैं ग्रहण की, वो आपके लिए थोड़ा सा उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आप पर नहीं डालती है। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो उससे भी आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, शुरुआत चंद्र ग्रहण से और इसका अंत पितृपक्ष का सूर्य ग्रहण से। कई सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि 2 ग्रहण एक साथ होना ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक नहीं होता है, संकेत उल्टे हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, 4 दिन के अंदर ही अफगानिस्तान में 6 से ऊपर के 2 भूकंप आ गए, असर भारत तक आया। भारत में पानी जल की क्या स्थिति है, बाढ़ हर कहीं, पहाड़ी राज्य पूरी तरह से प्रभावित है। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? क्योंकि मैं भी जगह जगह देखकर जानकर आपसे सवाल रख रहा हूं। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं। यदि आप इन 15 दिन के पखवाड़े को चेक करेंगे तो चंद्र ग्रहण से आरंभ होकर जब अश्विन का महीना आरंभ होगा तो इन बीच में 10 आप तारीख से लेकर आप मान लीजिए 21 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा। 21 तारीख के बीच में 6 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, और मंगल के साथ षडाष्टक योग
जो बन रहा प्लस 2 ग्रहणों के बीच में ये सारे परिवर्तन के योग हैं, ये भयावह स्थिति है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव आने वाले 40 दिनों में प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में परिवर्तन आने की स्थिति बन सकती है। कुछ युद्ध का भयावह वातावरण अभी दोबारा देखने को मिल सकता है। इस बात को हमको अच्छे से समझना चाहिए। मैंने 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ था, उससे पहले 5 दिन पहले एक चैनल पर ये भविष्यवाणी बताते हुए कहा था कि युद्ध आरंभ हुआ चाहता है, ऐसा दिखाई देता है। और सत्य माने ज्योतिष की गणना प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है। तो ये जो 2 ग्रहण के काल के बीच में इतने ग्रह परिवर्तन के योग चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को, कहीं ना कहीं स्थितियों को अभी गंभीर करते दिखाई दे रहे हैं। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये समय कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई देता। आने वाले 45 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, कुछ नेगेटिव परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भी कहीं ना कहीं विध्वंसक स्वरूप दिखा सकते हैं। आचार्य, भारत में राजनीतिक तौर पर कोई परिवर्तन देखते हैं? पिछले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो भारत के साथ टैरिफ खेला, तनाव में डाला, क्या भारत के प्रधानमंत्री और उनके बीच में जो एक स्थिति उपजी जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी, क्या ऐसा कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी ये स्थिति और भयावह होगी। हमको लग रहा है कि ट्रंप को सावधानी, ट्रंप जैसे व्यक्ति अभी ग्रहों को देखते हुए जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो और ज्यादा विकराल रूप ले लेगा और वो कुछ ना कुछ हाई जबरदस्त नेगेटिव सैंक्शन भारत के अगेंस्ट और उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो समीकरण है हमको तो अच्छे नहीं दिखाई देते ज्योतिषी दृष्टिकोण से। हमको लोग अभी भारत को और दबाने का प्रयास विश्व के जो नेतागण हैं, बहुत सारे जो उनकी लॉबी के लोग हैं, वो करते दिखाई दे रहे हैं। जो अंतर्द्वंद भारत में और अमेरिका में चल रहा है, वो अभी शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। वो अपना भयावह स्वरूप आने वाले टाइम में अभी और ज्यादा व्यापक। एक मिनट का समय मैं सैवी जी को भी दे देता हूं यहाँ पर। सैवी जी, क्या आपको लग रहा है कि कुछ आपदाओं का योग बन रहा है? जी बिल्कुल, मैं आचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। जैसे आचार्य जी ने अभी बताया कि ये जो अभी परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, और जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की जो स्थिति आती है, चंद्र ग्रहण में 45 दिनों तक और सूर्य ग्रहण के बाद 3 महीने तक का जो समय होता है, वो काफी ज्यादा एक सेंसिटिव समय जो है हम कह सकते हैं कि होता है। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये कुंभ राशि में पड़ रहा है। ये पश्चिम दिशा की राशि मानी जाती है और वायु तत्व की राशि है, और हमारे देश की कुंडली के अनुसार ये 10वें भाव में पड़ती है राशि, जो कि राज्य का भाव है। एकादश भाव धन का भाव माना जाता है, और जब इसका संबंध 10वें भाव से आ जाता है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कि इकोनॉमी में हमारे देश की कुछ उथल पुथल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये है, इस समय के दौरान शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो भी प्रभावित होंगे सूर्य ग्रहण के बाद, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारी कुंडली का वो प्रभावित होगा। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी कुछ उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ में इस समय के दौरान, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है, ये आप देखेंगे कि रविवार का दिन है, भाद्र मास है, और साथ में पूर्व भाद्रपद और शतभिषा का पहला चरण। तो ये दोनों ही जो नक्षत्र हैं, ये जो ग्रहों के प्रभाव हैं, ये किसी भी तरीके से शुभ संकेत जो है वो इस समय के दौरान नहीं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन हम यही अपने दर्शकों से कहेंगे कि आराध्य की आराधना करें, भटके नहीं। दोनों विद्वानों ने चीजें सामने रख दी हैं। ये